आज के प्रोग्राम में मेन हमारा फोकस तो रहेगा अपोजिशन जमातों ने जो इकट्ठ किया है उस हवाले से, और आज स्पीकर साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी तज़किरा किया। पाकिस्तान में जो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ था, अभी तक पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। मुझे मालूम नहीं कि इस कौम के अंदर और इस जमहूरियत के अंदर एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ गुंजाइश अभी है या नहीं है। लेकिन अब प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे एजाज़ अहमद चौधरी साहब से, दौरा ईरान के हवाले से जो फील्ड मार्शल ने किया, और उसके ऊपर ईरान की जानिब से भी और पाकिस्तान के भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बड़े इस बात को तक़वियत देते हैं कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में पीस के हवाले से कोई अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आप बताइएगा, आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकातें हुई हैं तेहरान में, उसके नतीजे में आप सोचते हैं कि कोई मामला आगे बढ़ सकता है? जी, यकीनन बढ़नी भी चाहिए। मेरा ख़्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पहले जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हम अस्करी मैदान में ईरान को ज़ेर कर लेंगे, वो तो नाकाम हो गई। अब ये जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ उन्होंने लगाई हैं, इसके भी ईरानी बहुत अरसे से आदी हैं। प्लस ज़्यादातर तज्ज़ियाकार बताते हैं कि उनके पास खुराक ग़िज़ा के लिहाज से खुश यानी खुद कफ़ील हैं, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी काफ़ी है, और 5 नेबर्स हैं चारों तरफ से उनके साथ हो सकती हैं कुछ ना कुछ ट्रेड बॉर्डर मार्केट्स के ज़रिए। फिर चाइना और रशिया दोनों बिल्कुल इन सैंक्शंस को नहीं मानेंगे। सो क्राइन यही बताते हैं कि ये वार भी खाली जाएगा, और साथ ही साथ जो राइटर की अगर खबर सही है तो वो पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की क़यादत को भी पैगाम दे रहे हैं कि जी डिप्लोमेसी भी साथ चले। तो गोया ये जो अभी दौरा हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अब ख्वाहिश ये है कि डिप्लोमेसी की तरफ भी साथ बढ़ा जाए आगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो मंसूबा है कि इक़्तिसादी लिहाज से मरऊब कर देंगे ईरान को, वो कामयाब हो सकेगा, और शायद उनको खुद को भी यकीन नहीं है। और उनके अपने मुल्क में इस कदर इतनी ज़्यादा अफरा-तफ़री इस मौज़ू के हवाले से फैल गई है, उनके नौजवान जो हैं, जेन ज़ी जिनको कह सकते हैं, वो इस जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और अब तो जूइश लॉबी जो है वो भी ज़रा बैक फुट पे आ गई है। सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन आहिस्ता-आहिस्ता कह रहे हैं कि जी हमने इनसे पैसे नहीं लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ जस्ट वेटिंग फॉर सम एक्सक्यूज़ टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। और ये अगर ये प्रोसेस थोड़ा चलता है, हमारे जो सीडीएफ ने दोबारा शुरू किया है सिलसिले को, अगरचे एमओयू जो है वो तो लैप्स कर गया थे उसके 60 रोज़ा, लेकिन मेरे ख्याल में बेसलाइन फिर भी वही रहेगी, और कोई ना कोई नुक्ता इसी में से निकाल कर दोबारा आगे मामलात को ले जाया जा सकता है। जी, थोड़ी-सी उम्मीद बननी चाहिए इस पे। सर, जो मुआहिदा मक्का है उस हवाले से भी खबर आई है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, उनके साथ ईरान को भी कोई इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। इस्माइल बकाई साहब जो उनके तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं है, लेकिन ईरानियन अहदेदारों ने जो बयान दिए कि हमें फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर इस मुआहदे का हिस्सा बनाया जाए, ना सिर्फ ईरान को बल्कि मिस्र को भी। तो आप सोचते हैं कि ईरान के साथ किसी किस्म का सिक्योरिटी कोऑपरेशन सऊदी अरब और ईरान खास तौर पर, इसके इम्कानात मौजूद हैं? जी, हैं, लेकिन इस वक़्त नहीं जी। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरब ने ये क्यों मुआहदे किए, पहले पाकिस्तान के साथ फिर ये ट्राइलेटरल, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दीजिए, पूरे अमेरिका ने जो सिक्योरिटी की गारंटीज़ दी थी गल्फ़ की रियासतों को, वो सब के सब जो हैं वो पीछे रह गई हैं। और बल्कि पेट्रो डॉलर्स का जो मंसूबा चला था 1974 से कि जी आपको हम सिक्योरिटी देंगे, उसके बदले में आप तेल जो है वो यूएस डॉलर में बेचेंगे, इवन वो भी खतरे में पड़ गया है। तो इस वजह से जो अमेरिका को इस इलाके से निकलना तो बहरहाल किसी ना किसी वक्त पड़ेगा, लेकिन एकदम से तो नहीं जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है, इतने बेसिस हैं, वो इतने आराम से नहीं जाएगा। पेट्रो डॉलर जो है वो कैसे उसको छोड़ सकता है? डॉलर की वजह से तो अमेरिका का पूरी दुनिया में राज है। तो इस वजह से अभी तो ये नहीं होगा। ईरान खुश था कि चले मौका मुआहदा हुआ, कम से कम एक एक्सटर्नल एक्टर की बजाय जो रीजन के लोग हैं वो अगर यानी सिक्योरिटी की कोई अरेंजमेंट करते हैं बेस्ड ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी, बाहमी सलामती की बुनियाद पर, तो ईरान यकीनन इसमें शामिल होना चाहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त तक ईरान शामिल नहीं हो सकेगा जब तक अमेरिका खुद ये फैसला ना कर ले कि मैं इस खित्ते से निकल नहीं जाता। लेकिन यकीनन ये तीनों मुल्क चाहेंगे कि ईरान इसमें शामिल हो, वरना तो बाहमी सलामती का जो मंसूबा है, जो पूरी जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग है, वो कामयाब नहीं होगी। स्टूडियोज़ में कमर ज़मान कायरा साहब, डॉक्टर नसार जट साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, तीनों को खुशामदीद कहते हैं। सर,
अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पार्लिमान के अंदर, कायरा साहब आपसे शुरू करते हैं। अपोजिशन इकट्ठी हो तो हुकूमत के ऊपर थोड़ा चेक रहता है। पाकिस्तान में ऐसा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं है, बल्कि तवील अरसे से एक अच्छी अपोजिशन की ज़रूरत है जो हुकूमत को राय राज पे रखे। आप सोचते हैं कि कोई नया स्टार्ट होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं, अगर मुझे इजाज़त दें तो 1 मिनट में जो आपका पहला सवाल था उस पर बात करना चाहूँगा। ये जो ईरान के बारे में ये तस्वर है ना कि ईरान और सऊदी अरब किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे और ये किसी डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाएंगे, तो इसके आसार इसलिए नहीं हैं कि दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, रीजनल भी है। ईरान क्या यमन के अंदर अपनी सपोर्ट ख़त्म कर देगा? ईरान क्या बाकी सीरिया में अपनी सपोर्ट ख़त्म कर देगा? क्या तुर्की के लिए काबिल कबूल होगा? तो ये किसी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट में तो लगता नहीं है कि ये आएंगे। बल्कि अगर ईरान किसी वक्त इन दबाव से निकलता है और माशी तौर पे आज़ादी का हामिल होता है तो ईरान ख़ुद एक रीजनल ताकत के तौर पे उभरने की कोशिश करेगा। ये माजी का भी उनका एक ख्वाब है, आज भी है। आइडियली कायरा साहब, मक्का माहदे का हिस्सा बनाने से पहले ईरान के साथ आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म का ताउन वो फ़रोग देना चाहिए। मक्का माहदा भी बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। एक तो अमेरिका बड़ी रुकावट है, दूसरा सऊदी अरब उस रीजन के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं या जो पहले अकॉर्ड की बातें की जाती थी उसके ऊपर उनकी कंडीशनल एक तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए ना, वो इस इलाके के लिए बहुत अच्छा होगा, अल्लाह करे। दूसरी आपने कहा कि अपोजिशन का, हाँ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, हमारे जैसे मुल्कों में ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी जब बहुत न्यू नेट तो नहीं है लेकिन वो है ना, मजहूल सी या कमज़ोर सी डेमोक्रेसी होती है, कभी बेहतर कभी हालात ख़राब। इसमें अपोजिशन का अभी वाली कौन सी डेमोक्रेसी? वही है जिसका मैंने बाद में यकीनन कमज़ोर है और इसको बहुत ज़्यादा इसके रूल्स को ठीक करने की ज़रूरत है। फ्रेमिंग ना होने से बेहतर है लेकिन बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। और हमारे हालात, ये एक लंबी बहस है कि क्यों ऐसे है, और सिर्फ कहा जाए कि इस गवर्नमेंट का कसूर है तो शायद ये भी दुरुस्त नहीं है, उसके अपनी बहुत सारी रीजंस हैं। लेकिन इस वक्त अपोजिशन अगर इकट्ठे हो रही है, बज़ाहिर तो यही कहा जाता है ना जी कि हम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में इकट्ठे हो रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इकट्ठे। अगर यही शर्त रही तो ये शर्त हम पहले भी, हम MRD भी इसीलिए बनाई थी, कहने वाले ARD को भी इसी तरह बनाया गया था। वैसे तो IGI भी, उसके रूल भी शायद हमारे खिलाफ थी लेकिन रूल भी उसकी भी यही थी। इसी तरह के बहुत सारे बने। IGI बनवाने का एक ही मकसद था, बीबी को हराना था, लेकिन नारा उसका क्या था, मैं नारे की बात कर रहा हूँ। तो अभी भी जो बात कही जा रही है बहुत अच्छा आइडिया। अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए और अपोजिशन इकट्ठे होकर लाजम नहीं है कि हुकूमत गिराने की ही कोशिश करे। अपोजिशन कमेटियों में बैठ के, पार्लियामान में बैठ के, हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर नज़र रख के, हुकूमत की लेजिस्लेशन पर नज़र रख के, उनकी गलतियों की निशानदेही करके, और ज़्यादा बेहतर होता है कि मुतबादल पॉलिसी दे के वो लोगों का एक ऐसा दबाव, एक पब्लिक ओपिनियन हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा करे। पब्लिक ओपिनियन कानून और आइन से ज़्यादा ताकतवर होता है जमहूरियत के अंदर।